Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think, but I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्राची अपूर्वा है। 11th to 13th JPSC में मैंने 31st रैंक हासिल की है और मुझे यहाँ पर झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अलॉट हुआ है। इसके पहले 66 BPSC में मेरी 18वीं रैंक आई थी और उसके ही थ्रू मैं बिहार इलेक्शन सर्विस में नौकरी कर रही थी। जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया, मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूँ कि जैसे कि मैंने बताया, आई वॉज अ वर्किंग प्रोफेशनल वाइल आई वॉज गिविंग दिस एग्जामिनेशन। तो मेरे पास समय बहुत लिमिटेड था और जैसा मैंने बताया कि मैं बिहार इलेक्शन सर्विस में थी और जब ये मेंस होने वाला था तो जनरल इलेक्शंस बिल्कुल सर पर थे, तो मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए। तो आप रफली मान सकते हैं कि मुझे मोर और लेस 1 महीने का समय मिला था। तो मेरे पास लिमिटेड टाइम था, मेरे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे और मेरे ऊपर वर्क प्रेशर भी काफ़ी था, क्योंकि हम अपनी ड्यूटीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे। बट एग्ज़ाम देना था, इसलिए आई गेव दिस एग्ज़ाम। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है, या फिर उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है जो कि नौकरी में होते हुए कम समय दे पा रहे हैं और उसके बावजूद दे कैन क्लियर दिस एग्ज़ाम। क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के इर्द गिर्द बहुत सारी मिथ्स रिवॉल्व करते हैं कि सिर्फ एक तरीका है जिससे ये एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। अगर आप एक्स नंबर ऑफ आवर्स नहीं डेडिकेट करते हैं इस एग्ज़ाम को तो आप नहीं, यू कैन नॉट गो थ्रू दिस एग्ज़ाम, यू कैन नॉट क्लियर दिस एग्ज़ाम। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। मेरा अलग कॉन्टेक्स्ट है, हो सकता है आपका कुछ और हो। ये वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि सबकी जर्नी बहुत यूनिक है और देयर कैन बी एन नंबर ऑफ वेज टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। सो हैविंग सेड दैट, मैं थोड़ा अपने बारे में कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। जैसा मैंने बताया, आई वॉज अ वर्किंग प्रोफेशनल वाइल आई गेव दिस एग्ज़ाम एंड मैं UPSC के लिए प्रिपेयर कर रही थी, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है, क्योंकि द लिमिटेड टाइम दैट आई हैड ऑफ 1 month वॉज नॉट एनफ टू प्रिपेयर द एंटायर सिलेबस। अगर मैंने UPSC के लिए प्रिपेयर नहीं किया होता तो UPSC और JPSC या फिर कोई भी स्टेट PCS एग्ज़ाम में जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं। सब्जेक्ट्स का ओवरलैप रहता है सिलेबस में। जैसे कि अगर आप पॉलिटी देख लें, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स देख लें, हिस्ट्री देख लें, ज्योग्राफी देख लें, इकोनॉमी देख लें, इन्वायरमेंट देख लें, साइंस एंड टेक देख लें, तो काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप है। जो आपके बेसिक्स हैं अगर वो बहुत अच्छे हैं तो आपको डेडिकेटेडली पढ़ने की ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप सिर्फ अपने फैक्ट्स ब्रशअप कर लें और थोड़ा सा सिलेबस ओरिएंटेड हो जाएं, थोड़ा एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ लें, तो आप अच्छी तरह से स्मार्ट वे में एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। यहाँ पर JPSC की बात हो रही है तो JPSC की बात करेंगे यहाँ पर। जैसा कि मैंने बताया, मेरे पास बहुत कम समय था और सिलेक्टिव स्टडी करने के अलावा देयर वाज नो ऑप्शन लेफ्ट फॉर मी। तो मैं पूरा सिलेबस डेडिकेटेडली नहीं कर सकती, तो मेरे पास ये लिबर्टी नहीं थी कि मैं फुल स्ट्रेच ऑफ सिलेबस जाऊँ। तो मैंने बहुत सिलेक्टिव स्टडी की, अपने हिसाब से बहुत स्मार्ट स्टडी की एंड मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा रहा। तो आई थिंक आई कैन गिव यू सम एडवाइस ऑन दैट। तो आगे हम लोग हर सब्जेक्ट को एक एक करके देखते हैं कि व्हाट वर्क फॉर मी एंड व्हाट माइट वर्क फॉर यू एज वेल। जैसे कि पहला हमारा आता है GS 1। उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी रहती है मोस्टली। तो अगर आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है तो आपका मोर और लेस कवर्ड है हिस्ट्री ज्योग्राफी। मेरे 109 मार्क्स आए हैं, जो मेरे बाकी सारे GS पेपर में सबसे कम मेरे GS 1 में ही आए हैं। बट मुझे डेडिकेटेडली ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। जैसे कि इसमें भी आपका हिस्ट्री अगर देखें तो एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न और झारखंड रहता है। मैंने बहुत कंफर्टेबली पूरा का पूरा मेडाइवल हिस्ट्री छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि 4 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं और मेरा मॉडर्न काफ़ी अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री मैंने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किया हुआ था फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर UPSC। तो मुझे लगा कि आई एम वेरी कंफर्टेबल इन मॉडर्न और मैं एंशिएंट हिस्ट्री के भी आंसर्स बहुत फेयरली लिख सकती हूँ। द रीज़न वाई आई चोज टू स्टडी झारखंड हिस्ट्री इज़ बिकॉज कि आप जिस स्टेट
का एग्जाम लिखने जा रहे हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए. इट इज़ ऑलवेज गुड टू नो अबाउट द स्टेट दैट यू आर गोइंग टू वर्क इन. तो दैट्स व्हाई आई चोज झारखंड हिस्ट्री एज वेल. तो मैंने मिडाइवल हिस्ट्री पूरी तरह से स्किप कर दिया था और उसका मुझे बिल्कुल कोई घाटा मुझे नहीं लगता कि हुआ, और पॉसिबल भी नहीं था कि इतने कम समय में आप सब कुछ कर सकें. तो आप यू कैन ऑलवेज चूज व्हाट आर योर प्लस पॉइंट्स. जैसे कि मैंने बताया मेरे लिए ये वर्क किया. इसके बाद अगर आप ज्योग्राफी में जाते हैं तो मैंने ये रिसोर्सेज वाला पोर्शन है जो सी सेक्शन है, नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन, इसको भी मैंने बहुत कंफर्टेबली स्किप कर दिया था. ये हमेशा से थोड़ा मुझे बॉदर करता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला पोर्शन, तो मैंने इसे स्किप कर दिया था. फिजिकल ज्योग्राफी आई वॉज, यू कैन से आई वॉज स्ट्रॉन्ग इन ज्योग्राफी पोर्शन, फिजिकल ज्योग्राफी. तो मैंने वो अच्छे से किया था, मेरा पहले से किया हुआ था. मुझे बस थोड़े से डायग्राम्स, फैक्ट्स ब्रशअप करने की ज़रूरत थी जो मैंने किया. और क्योंकि जब आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, हमने प्रीलिम्स दिया था आई थिंक मार्च में और मेंस एग्ज़ाम जून में था, तो ज़्यादा समय नहीं बीता था. तो अगर कोई भी जिन्होंने भी एग्ज़ाम क्लियर किया था प्रीलिम्स, तो मुझे लगता है उनका ज्योग्राफी, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी हो या फिर वो इंडियन ज्योग्राफी हो, वो हमारा ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड रहता है. अगर आप थोड़ा डेडिकेटेडली पढ़ने लगें तो आप बहुत अच्छे से इसमें अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, जैसे कि काफ़ी लोगों ने किया भी है. और इसके अलावा आई चोज ज्योग्राफी ऑफ झारखंड क्योंकि वो पहले हमने प्रीलिम्स में किया है, उसका थोड़ा डिटेल्ड वर्जन हमें करने की ज़रूरत है. ज्योग्राफी ऑफ झारखंड के लिए क्योंकि मुझे एक जगह पे कोई रिसोर्सेज नहीं मिले थे, एक मतलब एट वन सिंगल पॉइंट, तो मैंने सब्जेक्ट जो सिलेबस है उसके हर टॉपिक को इंडिविजुअली प्रिपेयर किया था. अगर जियोलॉजिकल हिस्ट्री टॉपिक में है तो मैंने जियोलॉजिकल हिस्ट्री पे जो भी मटेरियल मुझे अवेलेबल मिला था, चाहे वो टेलीग्राम पर हो, चाहे वो गूगल करके मैंने निकाला हो, मैंने उसको उस तरह से प्रिपेयर किया था टॉपिक बाय टॉपिक, सो दैट मैं पहले ही जब कुछ पोर्शन सिलेबस का स्किप कर रही हूँ तो जो मैं कर रही हूँ वो मुझे अच्छे से करना चाहिए. तो मैंने हर पोर्शन को हर टॉपिक बाय टॉपिक आई वेंट थ्रू इट, आई एनालाइज द सिलेबस एज वेल एज द PYQ. मैंने देखा कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और उसी तरह से मैंने ज्योग्राफी को प्रिपेयर किया. ये पेपर 1 की बात हो गई. अब अगर पेपर 2 देखते हैं, यानी कि GS2 हो गया, उसका जो ब्रॉड सिलेबस है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस. इसमें आई थिंक आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी. मुझे GS2 में मार्क्स आए हैं 136 मार्क्स आए हैं मेरे GS2 में. मुझे लगता है इट इज़ अबव एवरेज मार्क्स. और इसका बहुत बड़ा रोल ये था कि मेरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी काफ़ी अच्छे से कवर्ड था, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं या बाकी एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से पॉलिटी वो सब्जेक्ट है जो हम सबसे पहले कवर करना चाहते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इन माई पॉइंट ऑफ व्यू. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी मेरा बहुत अच्छे से कवर्ड था. इसके लिए मैंने बस कुछ फ्रेश आर्टिकल्स देख लिए, कुछ केस लॉज देख लिए जो मैं आंसर्स में रेडिली यूज़ कर सकती हूँ. इसके अलावा जो सेक्शन B था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, आई टुक द रिस्क ऑफ लीविंग द इंटायर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर. मैंने जब क्वेश्चन पेपर देखा, मैंने पहले सिलेबस देखा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, मैं एक आध पन्ने पढ़ने की भी कोशिश की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, पर मुझे लगा कि ये मुझसे इतने कम समय में नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट इज़ अ होल इंटायर सब्जेक्ट जो मैंने कभी नहीं पढ़ा है. तो मैंने फिर PYQs देखे और मुझे लगा कि अगर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ भी दूं और उसके अलावा अगर मैं गुड गवर्नेंस के टॉपिक्स अच्छे से कर लूं तो आई थिंक आई विल फेयर वेल. और मैंने वही किया. आई डिडंट वेस्ट, आई थिंक आई गेव अप्रॉक्स 2 hours टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो मुझे देखने में समय लगा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, और इसके अलावा मैंने उसको कोई समय नहीं दिया. मैंने एक बुक ज़रूर खरीदी थी पर उस बुक को मैंने यूज़ नहीं किया. मैंने पूरा का पूरा टाइम अपना गुड गवर्नेंस और जो बाकी के टॉपिक्स हैं जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर ह्यूमन राइट्स, ये इश्यूज़ प्रिपेयर करने में मैंने अपना टाइम डेडिकेट किया. और मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा था गिवन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम दैट आई हैव. तो इस तरह के स्मार्ट डिसीजंस या सिलेक्टिव स्टडी आप भी कर सकते हैं. ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा सिलेबस करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस लिखने हैं. तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं और उस अकॉर्डिंग यू कैन वर्क इट आउट. इसके अलावा जो GS3 था हमारा पेपर 5, वो था इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसमें अगर आपने प्रीलिम्स के लिए अच्छे से पढ़ाई करी है तो इंडियन इकोनॉमी आपका मोर और लेस कवर्ड है. आपको बस ये देखना है कि आप किस तरह से शॉर्ट आंसर्स से लॉन्ग आंसर्स पे स्विच कर सकते हैं. आई थिंक अगर इसमें आप इकोनॉमिक सर्वे का यूज़ करें, जैसे कि मैंने झारखंड इकोनॉमिक सर्वे और इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे दोनों को बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया था फॉर द डेटा विच आई वांटेड टू कोट.
आप कुछ कुछ ग्राफ्स का भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल द ग्राफ ऑफ जीडीपी ग्रोथ इन इंडिया, या फिर जो वी कर्व है हमारा, जो कोविड के बाद जिस तरह से हमारी इकॉनमी इम्पैक्ट हुई या रिकवर हुई, उसके लिए आप इकोनॉमिक सर्वे जैसे जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स है उसको अगर आप अच्छे से यूज़ करें तो आप जो अपना कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उसको और भी बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो जो इकॉनमी पोर्शन है, क्योंकि वो प्रीलिम्स में किया हुआ था, उसमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगी, तो मैंने बस अपने बेसिक फैक्ट्स को थोड़ा स्ट्रेट किया, बेहतर तरीके से मतलब एक जगह कंपाइल कर लिया ताकि एग्ज़ाम के पहले मैं उसे रिवाइज कर सकूं, और फिर आई जस्ट वेंट इन फॉर द एग्ज़ाम। मैं एक बात और बता देना चाहूँगी, मैंने इस पेपर में इंडियन इकॉनमी ग्लोबलाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ज़्यादा कुछ स्किप नहीं किया था, क्योंकि इस पेपर का नेचर ऐसा है कि इवन इफ़ यू प्रिपेयर ऑल द टॉपिक्स, तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि जो क्वेश्चन आएगा वो आपके एम्बिट में है या नहीं। तो मुझे नहीं लगा कि इट इज़ स्मार्ट कि मैं कुछ इसमें से स्किप करूं, और देखा जाए तो इसमें कुछ उतना स्किप करने जैसा है नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं इसको अच्छे से करूंगी, और आई थिंक इट रिफ्लेक्ट्स इन माई मार्क्स एज वेल, क्योंकि आई स्कोर्ड सम 141.5 इन दिस पेपर। तो आई थिंक इट पेड ऑफ कि मैंने किया। पर इसमें भी सेम चीज़ है कि आप सिलेबस को बहुत अच्छे से देखें, हर सब टॉपिक के हर वर्ड को अच्छे से एनालाइज करें और उसको समझने की कोशिश करें। आपको नहीं पता कि आपकी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे कितना अच्छा पे ऑफ कर देगी आपको। इसमें मोर और लेस यही है कि आप सिलेबस को वर्ड बाय वर्ड जाएं, और आपको जो भी मटेरियल, आपको कहीं पर भी ये एक जगह कंपाइल्ड नहीं मिलेगा। तो मैंने यही किया था कि आई यूज्ड इंटरनेट एक्सटेंसिवली, मैंने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया, आई रेफर टू द बजट ऑफ झारखंड एज वेल एज द बजट ऑफ इंडिया, और मैंने इकोनॉमिक सर्वे का भी बहुत एक्सटेंसिव यूज़ किया था फॉर प्रिपेयरिंग दिस स्पेसिफिक पेपर। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है इकोनॉमी ऑफ झारखंड के लिए, क्योंकि उतना डिटेल्ड शायद हम प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स बेस्ट होते हैं। आप अगर इंटरनेट को अच्छी तरह से यूज़ करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से अपना मटेरियल प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें भी अगर मैं कुछ बताऊं कि मैंने क्या नहीं किया था, तो शायद मैंने जो लास्ट टॉपिक है 5 ईयर प्लान्स इन झारखंड स्ट्रैटेजी, वो मैंने स्किप कर दिया था, क्योंकि इतना वक्त नहीं था कि मैं सब कुछ कर पाऊँ, तो मैंने वो स्किप कर दिया था और उसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। जो 2 क्वेश्चन आए थे उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना होता है, तो यू कैन जज, आप अपनी तरह से डिसीजन ले सकते हैं इस बारे में। और जो हमारा लास्ट पेपर है GS4 या पेपर 6 जो होता है, शायद मैंने सबसे ज़्यादा समय प्रिपेयर करने के लिए इसको ही दिया, बिकॉज दिस पेपर वॉज वेरी न्यू टू मी। मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से हूँ, आई एम अ सिविल इंजीनियर, मैंने ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में की है, लेकिन उसके बावजूद इस पेपर का जो नेचर है वो मुझे बहुत अलग लगा फ्रॉम ऑल द एग्जाम्स दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर। यूपीएससी इस तरह के सवाल नहीं पूछती है, जेपीएससी इज़ अ लिटिल स्पेसिफिक इन दिस डोमेन। तो इसको मैंने बहुत सबसे ज़्यादा समय मैंने साइंस को ही दिया था, यानी पेपर 4 को ही दिया था। तो इसके भी 4 सेक्शंस हैं। फिजिकल साइंसेज में अगर आप प्रीवियस ईयर एनालाइज करेंगे तो आप बहुत मोर और लेस आप बता सकते हैं कि कौन से पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आएगा इस साल। तो फिजिकल साइंस प्रिपेयर करना इज़ नॉट अ बिग डील, मतलब यू कैन डू इट। बहुत अच्छे से आप अगर इंटरनेट यूज़ करेंगे तो आपको मिल जाएगा मटेरियल, आप प्रिपेयर कर पाइएगा। यूज़ डायग्राम्स और जो जो भी टॉपिक दिए हुए हैं, हर जैसे कि मैंने बोला कि हर सब टॉपिक को आप अलग अलग करके प्रिपेयर करिए, एंड इट विल बी फाइन। इसके अलावा जो लाइफ साइंसेस था, आई थिंक दैट लाइफ साइंस वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ दिस होल पेपर, क्योंकि इट्स प्योर बायोलॉजी, और स्टूडेंट्स जो कि बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। पर यहाँ भी अगर आप थोड़ा सा सिलेक्टिव अप्रोच रखेंगे तो आई थिंक यू विल फेयर वेल। जैसे कि सेल स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है, आई थिंक वी ऑल रीड इट इन स्कूल्स, हम सब उसे स्कूल में पढ़ते हैं। थोड़ा सा डिटेल होने की ज़रूरत है, थोड़ा डायग्राम्स यूज़ करेंगे तो ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है। जो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा था वो था मेंडालियन इनहेरिटेंस, क्योंकि जिन लोगों का बायोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं रहता है उनके लिए थोड़ी मुश्किल है। तो आप वो प्रिपेयर, बट इट्स क्वाइट स्कोरिंग। अगर आप एक बार प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके नोट्स ही आपका सबसे बड़ा एसेट हो जाएंगे। आप उसमें जितने अच्छे से साइंटिफिक टर्म्स यूज़ करिए, डायग्राम्स यूज़ करिए, और यू विल बी एबल टू फेयर वेल इन इट। इसमें मैंने थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ वाला पार्ट छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें भी सबके जैसा इसमें भी सेम यही है कि देयर विल बी 2 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू चूज वन। तो मुझे लगा कि आई कैन स्किप दिस पॉइंट ऑफ द सिलेबस।
इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगा मुझे, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा एग्रीकल्चरल साइंस के बारे में व्हेन यू स्टडी ज्योग्राफी और इकोनॉमी तो आप उसमें पढ़ते हैं। अगर आप थोड़ा सा इंटरलिंकेज स्टैब्लिश करके पढ़ेंगे तो जो ह्यूमन ज्योग्राफी का पोर्शन है जो आपको पेपर 1 में करना था, उसको आप यहाँ को रिलेट कर पाएंगे जब आप एग्रीकल्चर और रेनफेड एग्रीकल्चर की बात करते हैं। तो अगर आप रिलेट करके करेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। इसमें भी आप सिलेक्टिव हो सकते हैं। आप PYQs एनालाइज करिए, आप सिलेबस देखिए, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि 2 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1। तो आप अगर अच्छे से देखेंगे एंड यू जज योरसेल्फ कि आपका प्लस पॉइंट क्या है, तो आप अच्छे से यू विल बी एबल टू गो थ्रू दिस। आई थिंक इसके लिए मैंने कुछ स्पेसिफिकली उतना प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। उसमें डेडिकेटेडली एक पोर्शन ही रहता है इन्वायरमेंट का, तो उससे आई थिंक आई वॉज एबल टू राइट फेयर आंसर्स इन दिस। बहुत अच्छे तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अगर आप थोड़ा डेटा यूज़ करें और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं उसमें। और जो उसका ग्रुप E है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इसमें आई लेफ्ट द नेशनल हेल्थ पॉलिसी पार्ट। उसमें डिजीजेस वगैरह थे, उतना वक्त नहीं था, और मुझे लगा कि ये छोड़ के भी आई विल बी एबल टू स्कोर वेल। एंड इस पेपर में आई स्कोर्ड 134, which is above average I think, given the limited amount of time that I had। तो 1 महीने में मैंने यही किया, और मेरा एट द एंड ऑफ द डे मैसेज यही रहेगा कि अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है अगर आपकी, और आप सिलेबस से थॉरो हैं, आप PYQ समझ जाते हैं, अगर आप समझते हैं कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, JPSC की क्या डिमांड है, तो आप कम समय में भी इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने कोई किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा नहीं लिया या फिर कोई टेस्ट सीरीज़ भी लिखने का मेरे पास समय नहीं था, तो मुझे लगता है कि मैं करेक्ट पोजीशन में हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि कोई भी एक फ़िक्स तरीका नहीं है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का। तो अगर आप खुद पे भरोसा रखें और सिर्फ जो आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं सिर्फ उस पे ही अगर आप काम करें, तो आप अच्छा कर सकते हैं। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।